जूल थॉमसन और जूल केल्विन इफेक्ट पढ़ाया था काइनेटिक थ्योरी में। तो जूल थॉमसन और जूल केल्विन इफेक्ट में ये बता दिया था ये चित्र। इसके आगे इसी को फिर से समझाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, हमने एक पहले फर्स्ट रीजन, इस रीजन को मत देखिए, पहले फर्स्ट रीजन को देखिए। पहले फर्स्ट रीजन में क्या है, फर्स्ट रीजन पहले इसका रीजन हमने उसमें बनाया था, समझाया था। डायरेक्टली हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम नहीं रहता, इसलिए पहले हमने क्या किया, रीजन को पहले यहाँ पर एक पिस्टन लगाया इस रीजन में और एक पिस्टन यहीं पर पोरस प्लग से चिपका दिया। अब यहाँ पर हम इसको मतलब धक्का देंगे या फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये गैस क्या होगा, मूव होता होता क्या होगा, धीरे 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 इस वाले रीजन में पहुंच जाएगा और वो वाला पिस्टन पीछे खसक जाएगा, सेकंड पिस्टन पीछे खसक गया, देख लीजिए, और फर्स्ट पिस्टन आप चिपक गया इससे जाके। इस समय क्या था, ये दूरी कितनी है, x2 x1 है, ये x2 है, ये x1 है, और यहाँ पर एंथैल्पी कितनी है, h1। जो h1 का मान h1 है, h1 क्या होता है, un प्लस p1 प्लस v1 ये होता है। h1 क्या होता है, un प्लस p1 v1। और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, v1 p1 u1 t और प्रेशर p1 और एंट्रोपी कह रहे हैं, एंट्रोपी तो यहाँ पर है नहीं, क्या कहते हैं, एंथैल्पी h1 है और इंटरनल एनर्जी u1 है और टेम्परेचर t1 है। फिर जब ये आगे बढ़ जाता है, जब इस वाले में पहुंच जाता है, तब क्या होता है, टेम्परेचर T2 हो जाता है और वॉल्यूम V2 हो जाता है और यहाँ पर प्रेशर P2 हो जाता है और इंटरनल एनर्जी U2 हो जाता है और एंथैल्पी कितनी हो जाती है, H2, जिसका मान क्या होता है, U2 प्लस P2V2। अब इतना समझाने के बाद इसके अंदर क्या क्या लिखाएंगे, पहले क्या करा रहे हैं हम, गैस को एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव करा रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा, व्हेन गैस मूविंग वन रीजन टू अनदर रीजन, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वन गैस मूविंग हायर प्रेशर ही तो है, क्या है, फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन, यहाँ पर हायर प्रेशर है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लोअर प्रेशर रीजन तक जाएगा। ये इसमें कहाँ प्रेशर लग रहा है अभी, हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर, क्योंकि चिपका हुआ तो यहाँ से कस के लगाएंगे तभी तो ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन गैस मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू, रीजन मतलब ये क्षेत्र है, रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस, यहाँ पर ये दोनों जो इसमें पूरे जो भी गैस भरी होगी, टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस विल बी डिक्रीजेस एक्सेप्ट, मतलब कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस पर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है और किसको छोड़ छोड़ के, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। यानी कि हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, ऑल गैसेस ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, या फिर टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस ऐसे लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ ऑल गैसेस will be decreases या decreases एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, किसको, एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस, इसको इन दोनों को छोड़कर सभी गैसेस पे क्या होता है, टेम्परेचर का डिक्रीज होता है, सभी गैसेस पे टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। आज इस टाइप के डिक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, नोन एज जूल कूलिंग, या क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कूलिंग। क्या कहते हैं, इस टाइप के डिक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कूलिंग। आ भी सकता है कि इस टाइप के डिक्रीमेंट मतलब कि जूल थॉमसन और जूल केल्विन इफेक्ट में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो क्या कहलाता है, तो जूल थॉमसन कूलिंग। सच टाइप, इस टाइप के, सच टाइप डिक्रीमेंट ऑफ, सच टाइप डिक्रीमेंट ऑफ such type decrement of temperature is known as
क्या कहलाता है? जूल थॉमसन कूलिंग ये कहलाता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट, मतलब इसमें वर्क डन क्या आएगा? अब एक पहले रीजन में वर्क डन क्या आना चाहिए? W1, दूसरे में W2। वर्क डन क्या होता है? P1 V1, या फिर ये, या फिर W सिर्फ लिखेंगे तो P1 V1, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, और DW लिखते हैं तो PdV। तो हम आगे वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या आएगा इसका? फर्स्ट रीजन का वर्क डन क्या आएगा? फर्स्ट रीजन वर्क डन क्या आएगा? W1 इज इक्वल टू P1 V1। सेकेंड रीजन का वर्क डन क्या आएगा? W2 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, अब हमारा टोटल वर्क डन कितना आएगा? W इज इक्वल टू W टोटल कितना आएगा? W1 माइनस W2, यही तो आएगा। अब हमारा टोटल वर्क डन को डेल्टा W से भी दिखाया जा सकता है, और करके लिख दो। अब आगे हम देखते हैं, इतना वर्क डन निकालने के बाद जो हमारा रीजन था, पहले रीजन में क्या था कि टेम्परेचर जितना था वो, सेकेंड रीजन में आते ही टेम्परेचर घट गया, यानी कि टेम्परेचर क्या यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, यहाँ सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट में क्या है? टेम्परेचर क्या हुआ? कौन सबसे ज्यादा है? T1 ज्यादा है T2 से, तो उसका ही इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर आने से इंटरनल एनर्जी आती है। अब ये ज्यादा हो गया तो डेल्टा U क्या होगा? U2 माइनस U1, यही तो होगा, जो ज्यादा होगा उसमें तो माइनस करेंगे, U2 माइनस U1। अब एक्सचेंज ऑफ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट का इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? डेल्टा Q 0। अभी ये क्यों निकलवा रहे हैं ये भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ये दिखाना है जो हमारा रीजन था उसमें इंथैल्पी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये प्रूफ भी करना है, ये बताना भी है क्यों बराबर होती है जूल थॉमसन में, अभी ये भी पता चल जाएगा। dq इक्वल टू 0 हो गया, du ये आ गया, u2 माइनस u1 लिखो, या फिर u1 माइनस u2, कुछ भी लिखो, नहीं गलत हो गया, u1 ज्यादा है ना, हमने गड़बड़ लिख दी, जो ज्यादा है उसको लिखेंगे u1 माइनस u2। अब हमें यहाँ पर लगाना है 8th पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का हमें लॉ लगाना है, वो हमें पढ़ाया था, क्या था? डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q क्या है? 0। ये क्या है? U1 माइनस U2। ये क्या है? W1 माइनस W2। दिख रहा है ना? अब हम यहाँ U1 और U2 है, W1 का मान रख दे P1 V1, W2 का मान रख दे P2 V2। W1 का किसका मान रखना है? W1 का। इसको या तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करेंगे? 0 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस W1 की जगह हम रखेंगे P1 V1 माइनस P2 V2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? माइनस माइनस वालों को इधर उठा लाएं, जो माइनस है, U2 प्लस P2 V2 और U1 प्लस P1 V1। और ये देखने में क्या लग रहा है? ये इंथैल्पी दिख रही है आपको? H1 बराबर U1 प्लस P1 V1 और H2 बराबर U2 प्लस P2 V2। तो क्या बराबर हो गया? एंथैल्पी इसकी क्या हो गई? बराबर। यानी दोनों रीजन में हमारी एंथैल्पी क्या आएगा? कांस्टेंट। तो इन जूल थॉमसन लॉ या फिर इन जूल थॉमसन इफेक्ट, क्या लिखेंगे? इन जूल थॉमसन इफेक्ट एंथैल्पी इज कांस्टेंट। इन जूल थॉमसन इफेक्ट एंथैल्पी मैक्सिमम पॉसिबल हीट होती है, एंथैल्पी इज कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट।
और DH क्या हो जाएगा इसके 0। ओके, जूल हाँ क्या है ये 10th में क्या आएगा, 10th पॉइंट में ये आएगा कि जो हमने अभी जूल थॉमसन कूलिंग कहा था, टेम्परेचर का डिक्रीमेंट, सच टाइप ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, उसमें क्या होना चाहिए, उसका मतलब एक फॉर्मूला आता है डेल्टा टी करके, डेल्टा टी, वो फॉर्मूला दिखा रहे हैं, प्रूव नहीं कराएंगे, प्रूव इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे प्रूव कराने का मतलब ये टाइम लेना, टाइम तो है नहीं वैसे भी, इसलिए हम क्या कराने वाले हैं, उसका फॉर्मूला रटना इस वजह से है क्योंकि उसी से हम जूल कॉफिशिएंट निकालेंगे, और ये पूछा जाता है, कूलिंग भी पूछा जाता है और कॉफिशिएंट का फॉर्मूला भी, पढ़ते रहेंगे रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/Cp, Cp है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट, प्रेशर यहाँ पर टेम्परेचर T डेवर V/T और प्रेशर कांस्टेंट माइनस, और आता है डेल्टा V भी आता है इसके अंदर, डेल्टा P भी आता है, V कह रहे हैं डेल्टा P। अभी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब कि जूल कोफिशिएंट का फॉर्मूला, सिर्फ हमें इसको यहां पर लाना है, और ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, ये डेवर टी अपॉन डेवर पी हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम, इसको बोलते हैं म्यू, और ये म्यू ही बराबर हो जाएगा ये इसके, तो ये जूल कोफिशिएंट हो जाएगा, और रियल गैस के लिए हमेशा म्यू 0 आएगा और इसके लिए यही रहेगा। तो ये तो अभी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ जूल थॉमसन कूलिंग फॉर्मूला, थॉमसन कूलिंग, ये इसका फॉर्मूला है। और याद करना क्या है, डेल्टा टी क्या, टेम्परेचर का चेंज, डेल्टा पी क्या, प्रेशर का चेंज, 1/Cp, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/Cp, फिर उसके बाद टी ब्रैकेट के अंदर टी, फिर डेवर वी अपॉन डेवर टी, प्रेशर कांस्टेंट माइनस वी, उसके बाद ब्रैकेट और डेल्टा पी। ये इतना अगर पढ़ा हुआ रहेगा, माइंड में रहेगा तो ऑप्शन आएगा तो टिक हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं रहेगा तो नहीं टिक हो पाएगा। ये Cp हमने बता ही दिया क्या है, ये चेंजमेंट है, ये पता ही है, P कांस्टेंट माइनस V वॉल्यूम है। फिर आगे हम 11th पॉइंट कराएंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट, थोड़ा सा उसमें आगे ले जाना है, और उसके बाद आइडियल गैस और रियल गैस के लिए बताना है, फिर उसके बाद आइडियल गैस को रियल गैस में, रियल गैस को आइडियल गैस, या फिर आइडियल गैस को रियल गैस कैसे बनाते हैं वो बताना है। बस यहीं तक स्टॉप कर दो।